ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। सोमवार 3 अगस्त के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। मशरक़ वस्ता में जंग के खदशात के दरमियान सिफारतकारी एक बार फिर मरकज़ निगाह बन गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान का ये भी कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की हालत में कभी वापस नहीं आएगी। We need everything to be clear. We don't need an ambiguity. The question must be said this way. Our talks are with whom and for what reason? We have no talks with America for the time being. दूसरी जानिब तेहरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में नए बहरी रास्ते पर माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं और ईरान पर मुजव्वज़ा अमरीकी हमले मुअख्खर होने और मुज़ाकरात की बहाली के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाक़यात ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में कबल पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में कम अज़ कम 17 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। Kabul at around 6 p.m. this blast took place. A suicide bomber who wanted to enter the police headquarters. When the police tried to stop him, he blew himself up. As a result, our brave police soldiers and civilians have been martyred. दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ज़िला खारान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस और CTD के थानों पर हमले करके इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जबकि फायरिंग के तबादले में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस के करीब जंगलात में लगी आग बुझाने के दौरान 2 हेलीकॉप्टरों में तसादुम, 2 अफराद हलाक। A legkritikusabb 5 nap előtt állunk. Prime Minister Peter Magyar posted this video warning of a critical 5 days as the country's sole nuclear power plant has been forced to shut for the first time in over 4 decades. पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल। 18 हलकों में से 14 में मुस्लिम लीग नून, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हम जो तकसीम शुदा फैमिलीज के लोग हैं ना, उनका दुख अपनी जगह। मैं नहीं चाहती कि हम पहली तकसीम है, अभी हम महाजरीन के और मकामी कश्मीरियों के दरमियान तकसीम करें। दुनिया की 12वीं सबसे बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर लापता होने वाले हुंजा के कोपहमा सोहेल सखी के खानदान की जानिब से उनकी मौत का ऐलान। برش رفيق بخاري أصلي وشبي مزيد 2 घंटा सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है वर्षवी 2 वर्षवी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 8 विकेटें लेने वाले मोहम्मद अब्बास को बाबर आजम ने दूसरे मैच में क्यों ड्रॉप कर दिया? तो जब भी सिचुएशन देख के, कंडीशन देख के जब भी कोई टीम डिसाइड होती है ना, तो वो कोई ऐसा नहीं है जिसके परफॉर्मेंस की वजह से या किसी की वजह से, जो पिच डिमांड कर रही है, जो कंडीशन डिमांड कर रही है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। जानिए पाकिस्तान में सामने आने वाला नया शिद्दत पसंद गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन कालादम TTP से मुख्तलिफ कैसे है? अप्रैल 2025 में 3 शिद्दत पसंद तंजीमों लश्कर इस्लाम, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान ने इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान या IMP के नाम से एक इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था। इसके तकरीबन 15 माह बाद ये तंजीम पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर एक फाल मिलिटेंट ग्रुप के रूप में सामने आई है। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। चंद रोज़ पहले तक ईरान के खिलाफ मुमकिन अमरीकी फौजी कार्रवाई की बातें हो रही थी, लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ मुजव्वज़ा हमले मौखर करने का ऐलान किया है, बल्कि ये भी कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान नए मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। दूसरी जानब ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ जारी बातचीत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसे खित्ते में कशीदगी कम करने की एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सदर ट्रंप ने अपने सदारती तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान हमले से बचना चाहता है और इसे मुमकिन फ़ौजी कार्रवाइयों की तैयारियों का बाखूबी अंदाज़ा था। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पीर की दोपहर से शुरू होंगे और इनमें दो बुनियादी मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे, जिनमें आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान के जोहरी प्रोग्राम का मुस्तकबिल शामिल है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ एक मुआहिदा मौजूद है, जबकि ईरान के जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी के हवाले से भी पेशरफ्त मुमकिन है। We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is they think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. What should we expect? We're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want. But we were asked by the three primary groups. We were also asked by Iran, very strongly, actually. They said, we'd like to make a deal. Now, I don't know what they say, because a lot of times they'll say that to me, and then they'll go out and say, we don't know what he's talking about. दूसरी जानब ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के बारे में ओमान के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है, जो गुज़िश्ता 8 रोज़ से जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि ओमान के साथ मुशावरत और ताउन से जल्द अज जल्द ऐसा रास्ता तय किया जाए जिसके ज़रिए आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की सलामती यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ किसी मफाहमत का मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुल जाना नहीं है। इस्माइल बकाई का यह भी कहना था कि मुत्तफ़िक़ा रास्ता ना मौजूदा शुमाली रास्ता होगा और ना मौजूदा जनूबी रास्ता, बल्कि एक नया रास्ता होगा जिस पर दोनों फरीक मुत्तफ़िक़ होंगे। We need everything to be clear. We don't need an ambiguity. The question must be said this way. Our talks are with whom and for what reason? We have no talks with America for the time being. Our talks with Oman, the Sultanate of Oman, and we concentrate on an understanding about the path and the way of providing the world with a safe maritime passage. We are keen to be on top of the line who will have talks with Oman. इसी दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने काबीना के इजलास के मौके पर बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान जारी मुज़ाकरात मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ममालिक एक ऐसे मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं जो आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के नए इंतज़ामात से मुतल्लिक़ हो सकता है। उनके मुताबिक हालिया मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है और मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वज़ाहत की कि मुज़ाकरात का मकसद खलीज फार्स और बहराए ओमान को मिलाने वाली इस अहम आबी गुजरगाह में एक नए बहरी रास्ते पर इत्तफाक करना है। उनके मुताबिक ईरान मौजूदा जनूबी बहरी रास्ते पर सलामती से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, इसीलिए न मौजूदा शुमाली रास्ता बरकरार रहेगा और न जनूबी, बल्कि दोनों ममालिक बाहमी मुशावरत से एक नया बहरी रूट तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्माइल बकाई ने इस तासुर की भी तरदीद की कि ओमान के साथ होने वाली ये बातचीत बराह रास्त आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश या बहाली से मुताल्लिक है। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल ईरान के बकौल अमरीका की जानिब से साबका मुआहदों की खिलाफ वर्जी और पाबंदियों से जुड़ी हुई है, जबकि ओमान के साथ मुज़ाकरात एक अलग सिफारती अमल है। ताहम उन्होंने ये ज़रूर तस्लीम किया कि अगर नए बहरी रास्ते पर इत्तफाक हो जाता है तो ये आमदोरफ्त की बहाली की जानिब एक अहम कदम साबित हो सकता है। In
the security of the shipment in the Strait of Hormuz. These talks are bilateral talks between two coastal countries bordering the Strait of Hormuz, and the other parties can achieve some benefits or can play a positive role or can be a sabotage to the agreement. The matter is only between Iran and Oman. In the future, near future, we will say something about that. इसी दौरान इसराइली टीवी चैनल 12 ने सिफारती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर आमादगी जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा इंतज़ाम के तहत बहरी जहाज़ ईरान के ज़ेरे निगरानी हिस्से में दाखिल होंगे और ओमानी समंदरी हदूद से गुजरते हुए खुले समंदर तक पहुँचेंगे। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि इसी पेशरफ्त ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुजवज़ा फ़ौजी कार्रवाई रोकने के फैसले पर आमादा किया है। इससे कबल सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा था कि ईरान और खित्ते के बाज़ दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर उन्होंने फ़ौजी कार्रवाई मौखर की, बशर्ते कि जल्द किसी सियासी समझौते तक पहुंचा जाए। उनके मुताबिक इब्तिदाई फ्रेमवर्क पर इतफाक़ हो चुका है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने की तजवीज़ भी शामिल है। दूसरी जानब सिफारती राब्तों में भी तेज़ी देखी जा रही है। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दूसरी मरतबा टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी उनके राब्ते हुए हैं। इन राब्तों को खित्ते में जारी सिफारती सरगर्मियों का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। इसी दौरान ईरान की अदलिया ने ऐलान किया कि इसराइल के लिए जासूसी के जुर्म पर उम्मीद behzad और पूरिया को आज अलसुब फांसी दे दी गई है। ईरान की अदलिया से वाबस्ता खबर रसा इदारे मीज़ान के मुताबिक ये दोनों अफराद मोसाद के अफसरों और उस खुफिया इदारे से वाबस्ता मवासलाती चैनल्स को फ़ौजी और सिक्योरिटी मराकज़ के महल वकू तस्वीर और मालूमात फराहम करते थे। इंसानी हकूक़ के कारकुनों, इदारों और वकला ने ईरान में सज़ाए मौत पर अमल दरामद के हवाले से मुतअद्दिद बार तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना है कि मामूल के अदालती अमल की तकमील के बगैर ज़ेर हिरासत अफराद को तेज़ी से सज़ाए मौत देना, फ़ैसलों के लिए जबरी एतराफ़ात पर इन्हासार करना और वकील तक रसाई ना देना ऐसे मुकदमात में मुल्ज़िम के हुकूक मुजरू होने का बाइस बनता है। उधर आलमी मंडी ने भी इन पेशरफ्तों पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान पर नए हमलों के इम्कानात कम होने और मुज़ाकरात की बहाली की खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी खाम तेल तकरीबन 5% गिरकर $79.80 फ़ी बैरल, जबकि ब्रेंट खाम तेल भी 5% कमी के बाद $87.83 फ़ी बैरल पर आ गया है। अब तमाम नज़रें तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान शुरू होने वाले मुमकिना मुज़ाकरात पर मरकूज हैं। अगर ये बातचीत कामयाब रहती है तो न सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी कम हो सकती है, बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और खित्ते की मजमूई सलामती से मुतल्लिक़ कई अहम सवालात के जवाब भी सामने आ सकते हैं। ताहम अगर मुज़ाकरात किसी नतीजे तक ना पहुँच सके तो मशरिक़ वस्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल और मुमकिना कशीदगी के नए दौर में दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान में एक बार फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीश का बाइस बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात में पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले खुदकुश धमाके में कम अज़ कम 17 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 15 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ज़िला खारान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस और CTD के दफातर पर हमला करके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। ताहम हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवरों के अज़ाइम नाकाम बना दिए। सवात की ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ये खुदकुश धमाका कबल पुलिस स्टेशन के बाहर उस वक्त हुआ जब थाने के करीब शहरी अमन के हक में मुजाहरे कर रहे थे। Kabul at around 6 p.m. this blast took place. A suicide bomber who wanted to enter the police headquarters. When the police tried to stop him, he blew himself up. As a result, our brave police soldiers and civilians have been martyred.
रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान बिलाल फैजी के मुताबिक सैदो शरीफ सेंट्रल अस्पताल में 9 जबकि कबल अस्पताल में 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। उधर बलोचिस्तान के ज़िला खारान में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा रही, जहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद ने सिटी पुलिस स्टेशन और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के दफ्तर पर हमला किया। हमला आवरों ने इमारतों में तोड़ फोड़ की, फर्नीचर और सरकारी रिकॉर्ड को आग लगा दी और बाज़ हिस्सों को नजर आतिश कर दिया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुआवन बराए मीडिया बाबर यूसुफ जई के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई के बाइस हमलावर अपने मकासद हासिल किए बगैर फरार हो गए। उनके मुताबिक इस हमले में सिक्योरिटी एहलकारों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक सीनियर सरकारी एहलकार के मुताबिक हमला आवरों की बड़ी तादाद रात गए खारान शहर में दाखिल हुई। पहले सिटी पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया और बाद अज़ां करीब वाक़े CTD थाने पर हमला किया गया। एहलकार का कहना था कि इजाफी नफरी पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो चुके थे। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। इसी दौरान एक रिहायशी इलाके में गोलियां लगने से एक ही खानदान की खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। खारान जो कोयटा से तकरीबन 300 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है, गुज़िश्ता कई बरसों से शोरश और सिक्योरिटी खदशात का शिकार रहा है। रवां साल जनवरी में भी शहर में पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए गए थे, जबकि वक्फे से पेश आने वाले ऐसे वाक़यात ने इस ज़िला को बलूचिस्तान के हसास तरीन इलाकों में शामिल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में 18 हल्कों के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक मुजफ्फराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने ऐलान किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 14 नशिस्तों पर कामयाब रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें जीती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि एक हल्के LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग कल होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग और बारिश के बायस यहां पोलिंग मौखर की गई थी। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 नशिस्तों पर 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। मुजफ्फराबाद में कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हामियों की जानिब से एहतजाज के बाद इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद की गई थी। जुमे को मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में कम अज़ कम एक शख्स की हलाकत के बाद मुकामी लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। मुजफ्फराबाद शहर के लगभग तमाम गुंजान आबाद इलाकों में मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे। उधर इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक मुजफ्फराबाद में इलेक्शन के पुरअमन इनाकात के लिए पुलिस और रेंजर्स समेत 18,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने बताया कि हम पहले दिन से इस हक़ में नहीं थे कि ये इलेक्शन हो और इसके नताइज मुमकिन तौर पर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे और इम्कान है कि हम इन नताइज को मुस्तरद कर देंगे। इंतखाबी नताइज के बाद मुमकिन तौर पर किसी सियासी इत्तेहाद के बारे में पूछे गए सवाल पर फैसल राठौर का कहना था कि वो मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं रखते। दूसरी जानिब नून लीग ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। पंजाब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का एक बयान में कहना था कि जो जमात शिकस्त के बाद धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है उसे समझना चाहिए कि इलेक्शन धमकियों या इल्ज़ाम तराशी से नहीं जीते जाते। ख्याल रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में होने वाले इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए धांधली के इल्ज़ामात आयद किए थे। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को 13 में से 9 नशिस्तें मिली थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे। इससे कबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया था कि मुस्लिम लीग नून कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ये इंतखाबात एहतजाज के साये में हो रहे हैं और इंतखाबी अमल के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं। खदशात के ऐन मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग से 2 दिन कबल ही कशीदगी शुरू हो गई थी। मुजाहिरीन किसी एक जगह जमा होने की बजाय
बजाय अपने अपने गली मोहल्लों में निकले और सड़कें बंद कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन्हें मुंतशिर करने के लिए कार्रवाई भी की गई। इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की उन 12 नशिस्तों पर भी 4 लाख से ज़्यादा वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिस पर कालदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से एहतजाज जारी रखा हुआ है। मुहाजिरीन की इन 12 नशिस्तों के बारे में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान क्या कहते हैं, जानिए शहजाद मलिक से। हम जो तकसीम शुदा फैमिलीज़ के लोग हैं ना, उनका दुख अपनी जगह। मैं नहीं चाहती कि हम पहली तकसीम है अभी हम महाजरीन के और मकामी कश्मीरियों के दरमियान तकसीम करें। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में 20 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया है। इन 20 नशिस्तों में से 12 नशिस्तें पाकिस्तान में हैं। ये 12 सीटें वो हैं जो कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के लिए मुख्तस की गई थी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद हो गए थे। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इन 12 सीटों पर उस तरह हल्का बंदियाँ नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जो 33 हल्के हैं वहाँ पर हल्का बंदियाँ जो हैं वो बनाई गई थी। मैं इस वक्त पंजाब के शहर नारोवाल में एक हल्के में मौजूद हूँ और ये हल्का इंडिया के साथ जो वर्किंग बाउंड्री है वहाँ तक जाता है। ये हल्का मुजफ्फराबाद से 600 किलोमीटर की दूरी पर है और इस हल्के में 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, जबकि मजमूई तौर पर 12 हल्कों में जो वोटर्स की तादाद है वो 4,38,000 है। यहाँ पर मैंने कुछ वोटर से बात की और उनसे उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। तकरीबन 68 से इलेक्शन हो रहे हैं और उस वक्त से हम वोट डाल रहे हैं। दोनों तरफ कश्मीर के अलहदा होते हैं और दूसरे जो वोट हैं पाकिस्तान के अलहदा होते हैं। अच्छा, दोनों साइडों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आखिरी मरतबा कब कश्मीर गए थे आप? नहीं, कश्मीर हम नहीं गए क्योंकि मेरी पैदाइश भी इधर की है, मेरे वालिदैन वहाँ के हैं, हम कश्मीर में गए। अच्छा, तो पता है मुजफ्फराबाद कहाँ पे? नहीं, कभी गए नहीं। गए नहीं? हाँ, पता है कि पिंडी के आगे है लेकिन कभी गए नहीं वहाँ। आपको पता है आपके हल्के की हदूद कितनी है? मैंने यार ये नहीं रखा कि हमारा हल्का कितना बड़ा है, ये मैंने नहीं रखा। हमारी तरफ इधर अपने कोई ऐसा फंड कोई मामला ऐसा इधर नहीं होता। ये सिर्फ कश्मीरी जो हमारे भाई हैं वो इसे ही आस में अपने उम्मीद में वोट डालते हैं कि खुदारा हमें कश्मीर मिल जाए। ये इस उम्मीद से ही वोट डालते हैं, इसको और वोट डालने का इसका कोई मकसद नहीं है। कभी आप कश्मीर गई हैं? मुजफ्फराबाद का नाम सुना है? नहीं, हम गए नहीं कभी, लेकिन वो हमारे घर वाले हैं ना, वो बहुत उनको चाहते हैं कश्मीर वालों को, तो काफ़ी अक्सर उनकी बातें होती रहती हैं। तो जब भी हमने वोट डाले हैं ना तो उनके कश्मीर वालों को ही डाले हैं। पाकिस्तान में बसने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन 2 मरतबा अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं। एक तो कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में और दूसरा पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के दौरान भी वो इस हक़ को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि एक शख्स बैक वक्त कश्मीर की कानून साज असम्बली का मेंबर होने के साथ साथ पंजाब असम्बली का भी रुकन रहा है। अगर आप एक मरतबा कश्मीर की कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब हो गए तो चाहे इसके बाद आप इलेक्शन में हिस्सा ना भी लें तो भी आपको ज़िंदगी भर माहाना 50,000 रुपये से ज़्यादा का वजीफ़ा मिलता रहेगा। लेकिन ये सहूलत पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट को हासिल नहीं है। अभी आपको वहाँ पर जो महीने का स्टाइपेंड है कितना मिलता है? अभी मेरे ख्याल से 1,50,000। अच्छा, 1.5 लाख रुपया महीना। गो कि आप असम्बली के मेंबर हैं या नहीं? जी, वो आप ले रहे हो, आप समझते हैं कि आपका हक है? देखें, बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हुए थे ना, अगर आप बात करना चाहते हैं अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, उस मुज़ाकरात में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के थे। वहाँ के जो इंतज़ामी मसाइल थे ना वो हुकूमत वक्त ने हल कर दिए थे। ये जो आइनी मसाइल है ना कि जैसे महाजरीन की सीटों के बारे में, ये तनख्वाहों का, मरात का, ये कोई बैठ के एग्जेक्टिव आर्डर से नहीं हो सकते। वो असम्बली ही जिसने ये बिल पास किया था, वो असम्बली के लोग जाएं, हम ख्याल लोगों को वोट दें और वो वहाँ जाकर इसका फैसला करें। कल अदम करार दी गई जमात जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि इन 12 नशिस्तों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो मुंतखब होने वाले अरकान हैं उनको जो फंड्स दिए जाते हैं उन पर ज़्यादा हक़ उन लोगों का है जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रहते हैं। तहम सियासी जमातों और तजज़ियाकारों का ये कहना है कि कल अदम जमात का ये दावा गैर आइनी है, क्योंकि इन 12 नशिस्तों के मुस्तकबिल का फ़ैसला नौ मुंतखब आने वाली असम्बली ही कर सकती है।
दुनिया की 12वीं सबसे बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आकर लापता होने वाले हुंजा के कोहपैमा सुहेल सखी के ख़ानदान की जानिब से उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया है। बर्फानी तोदा गिरने के वाक़या गुज़िश्ता जुमेरात को पेश आया था और सुहेल सखी और मारूफ नेपाली कोहपैमा निर्मल पुरजा समेत 10 कोहपैमा इसका निशाना बने थे। 3 दिन तक जारी रहने वाले तलाश और बचाव के ऑपरेशन के दौरान सुहेल सखी के अलावा बकिया 9 अफराद की लाशें या बाकियात तलाश कर ली गई थी। ताहम पाकिस्तानी कोहपैमा को तलाश नहीं किया जा सका। इतवार को सुहेल सखी के अहल खाना की जानिब से एक पैगाम में कहा गया कि इंतहाई दुख के साथ हम ऐलान करते हैं कि ब्रॉड पीक वाक़े के मुतासरीन से एक हमारा सबसे प्यारा भाई सुहेल को तलाश नहीं किया जा सका। पैगाम में ये भी कहा गया कि ये सुहेल के ख़ानदान के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल वक्त है और उन्होंने बोझल दिल के साथ आखिरी रसूमात अदा करने का दर्दनाक फैसला किया है। जब रूबीना शाहीन को अपने बेटे के बारे में इतला मिली तो वो बिना किसी को बताए अकेले गाड़ी चलाकर सकरदू पहुंच गई थी। इब्तदाई तौर पर उनके करीबी रिश्तेदारों ने कोशिश की कि जुमेरात के वाक़े की खबर फौरी तौर पर सुहेल की वालिदा रूबीना शाहीन तक ना पहुंचे, कम अज़ कम कुछ वक्त के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना था। जब रूबीना शाहीन को अपने बेटे के बारे में इतला मिली तो वो बिना किसी को बताए अकेले गाड़ी चलाकर सकरदू पहुंच गईं और उनके पीछे पीछे सुहेल सखी के दीगर रिश्तेदार भी सकरदू पहुंचे। सुहेल सखी के चचाजाद भाई उबैद सुलेमान बताते हैं कि मुमताज़ कोहपैमा, सरबाज खान और नाइला कियानी सुहेल के बहुत अच्छे दोस्त थे। بروح بيك بخاري أصلي وشبي تاتين يا تيشن ستارت ولا سميرته مزید 2 घंटा सुबह أنا ناوي ستارت تام إيه ورشبي 2 ورشبي. Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. बज़ाहिर इंतहाई मजबूत और सेहतमंद दिखाई देने वाले कई बॉडी बिल्डर्स हालिया बरसों में कम उम्री में अचानक मौत का शिकार हुए हैं, जिसने इस खेल से वाबस्ता सेहत के खतरात पर नई बहस छेड़ दी है। रवां साल ब्राज़ील के 35 साला फिटनेस इन्फ्लुएंसर अराउजो और 22 साला बॉडी बिल्डर गैब्रियल समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कई नौजवान बॉडी बिल्डर्स दिल बंद होने या कल्बी पेचीदगियों के बाइस जान से हाथ धो बैठे हैं। यूरोपियन हार्ट जर्नल में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक पेशावर बॉडी बिल्डर्स में अचानक दिल बंद होने से मौत का खतरा शौकिया खिलाड़ियों के मुकाबले में 5 गुना से ज़्यादा है, जबकि एक और तहकीक में एनाबॉलिक स्टीरॉयड इस्तेमाल करने वालों में दिल के पट्ठों की बीमारी, हार्ट अटैक और दिल की नाकामी का खतरा कई गुना ज़्यादा पाया गया है। माहिरीन के मुताबिक शदीद वेट ट्रेनिंग, मुकाबलों से पहले तेज़ी से वज़न कम करना और ख़ुसूसन एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल दिल के गैर मामूली तौर पर बड़ा होने, दिल की दीवारें मोटी होने और दिल की धड़कन में ख़तरनाक बेतरतीबी का सबब बन सकता है। बाज़ अफराद में जीनियाती अवामिल भी इस खतरे में इजाफा करते हैं। साबिक बॉडी बिल्डर रोड्रिगो गोएस, जो अब स्टीरॉयड के खिलाफ आगाही मुहिम चलाते हैं, कहते हैं कि स्टीरॉयड्स वक्ती तौर पर उज़लात ज़रूर बढ़ाते हैं, लेकिन इनके जिस्मानी और नफसियाती नुकसानात संगीन होते हैं। उनके मुताबिक एनाबॉलिक स्टीरॉयड इस्तेमाल करने का कोई मुकम्मल महफूज तरीका मौजूद नहीं है। That whole bodybuilding world is so strange because it literally is impossible to compete without steroids. शानदार फॉर्म के बावजूद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया। पीसीबी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का माहिर है। अब्बास ने पहले टेस्ट में 8 विकेटें लीं। मुखालिफ बैटर उन्हें खेल नहीं पा रहे थे। वो ऐसे बॉलर हैं कि जिन्हें आप हर कंडीशन में खिला सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर आने वाला वो रद्द अमल है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने पर सामने आ रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के पहले रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए हैं, लेकिन मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने पर बहस का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ख्याल रहे कि पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी थी। यूँ दूसरा और आखिरी टेस्ट पाकिस्तान के लिए सीरीज़ में
शिकस्त से बचने का आखिरी मौका है। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने 4 तब्दीलियां की। पहले टेस्ट मैच में इंजरी का शिकार होने वाले साबिक कप्तान शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया। ऑल राउंडर आमिर जमाल की जगह मिडल ऑर्डर बल्लेबाज उवैस जफर को शामिल किया गया। खुरम शहजाद की जगह स्पिनर साजिद खान ने फाइनल 11 में जगह बनाई। लेकिन सबसे हैरान कुन तब्दीली पहले टेस्ट मैच में 8 विकेटें लेने और हरीफ बैटर को मुश्किल में डालने वाले मोहम्मद अब्बास की जगह उबैद शाह को शामिल करना था। उबैद शाह टेस्ट क्रिकेटर नसीम शाह के भाई हैं। उवैस जफर और उबैद शाह दोनों पाकिस्तान के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। टॉस के मौके पर जब कप्तान बाबर आजम से मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने से मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पिच और कंडीशंस को देखकर यह फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान की जानिब से सबसे अच्छी बॉलिंग औसत के साथ विकेटें हासिल करने में सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनस भी मोहम्मद अब्बास से पीछे हैं। तो जब भी सिचुएशन देख के, कंडीशंस देख के जब भी कोई टीम डिसाइड होती है ना, तो वो कोई ऐसा नहीं है जिसके परफॉर्मेंस की वजह से या किसी की वजह से, जो पिच डिमांड कर रही है, जो कंडीशन डिमांड कर रही है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो जो भी नहीं खेल रहा वो उसकी परफॉर्मेंस का कोई वो नहीं है कि वो किसी परफॉर्मेंस फिटनेस को, उनने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन क्या है कि टीम जो रिक्वायर्ड हो रही है उस हिसाब से हमने टीम बनाई है। पाकिस्तान में अप्रैल 2025 के दौरान बाज़ शिद्दत पसंद गिरोहों ने इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से एक नए इत्तेहाद के क़याम का ऐलान किया, जिसके बाद सिक्योरिटी हलकों में इसकी सरगर्मियों और मुमकिन असरात पर बहस शुरू हो गई। इस इत्तेहाद में कौन सी तंजीमें शामिल हैं, इसके क़याम के पस मंज़र में क्या अवामिल कारफरमा हैं और इसके मकासद कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से किस हद तक मुख्तलिफ या मुमासिल हैं। आज ZBC रीड्स में उमर आफरीदी इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। अप्रैल 2025 में 3 शिद्दत पसंद तंजीमों लश्कर इस्लाम, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान ने इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान या IMP के नाम से एक इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था। इसके तकरीबन 15 माह बाद ये तंजीम पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर एक फाल मिलिटेंट ग्रुप के रूप में सामने आई है। क्या इस नए इत्तेहाद का अलकायदा से कोई ताल्लुक है और क्या इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दूसरे की हलीफ हैं या हरीफ? अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के दरमियान इस नई शिद्दत पसंद तंजीम की तशहीरी और प्रोपेगेंडा सरगर्मियाँ निस्बतन महदूद रहीं। इसके पैगामात में ज़्यादातर पुलिस को दी गई धमकियाँ और तंजीम से वाबस्ता शिद्दत पसंदों की तरबियती वीडियो शामिल थीं। अगरचे इस गिरोह की सरगर्मियों का महवर पाकिस्तान रहा है, लेकिन तंजीम के बाज़ बयानात से इसके शिद्दत पसंदी के आलमी एजेंडे से वाबस्तगी का इशारा भी मिलता है। अलकायदा के बर्रे सगीर से मुतालिक प्रमोशनल कंटेंट में इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान को अलकायदा से मरबूत दीगर गिरोहों में शामिल दिखाया गया है। 2026 के दौरान एक तरफ जहां IMP की तरफ से खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने के दावों में कमी आई है, वहीं इसने बज़ाहिर स्नाइपर और ड्रोन हमलों को अपनी हिकमत अमली के तौर पर अपनाने से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा पोस्ट किया है। अपने अकाउंट्स के ज़रिए IMP ने मार्च तक जून 2026 के दरमियान 18 IED हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इस मजमून में IMP के इन्हीं दावों का जायज़ा लिया गया है, जिनमें उसने 18 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस या IED हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। जायज़े के लिए इस दौरानिए का इंतखाब इसलिए किया गया कि तंजीम ने तवील खामोशी के बाद 28 फरवरी 2026 से दोबारा हमलों की जिम्मेदारी कबूल करना शुरू की। पाकिस्तान के अंदर असर व रसूख के लिए IMP का मुकाबला ज़्यादा नुमाया शिद्दत पसंद ग्रोह कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP से है। हालिया अरसे के दौरान IMP ने अपनी तशहीर का बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में पुलिस को निशाना बनाने पर मरकूज़ रखा है। मई 2026 में किए गए एक हमले की जिम्मेदारी TTP और IMP दोनों ने एक साथ कबूल की थी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में IMP ने बाकायदगी से ड्रोन्स और खुदकुश हमलों की हिकमत अमली अपना रखी है। इसकी वजूहात कारकुनों की कमी, तंजीम में निस्बतन तकनीकी महारत रखने वाली नई शिद्दत पसंद जनरेशन की शमूलियत और अपनी अलग शनाख्त कायम करना हो सकती हैं, जबकि TTP की कार्रवाइयाँ रिवायती कबायली जंगी अंदाज से
زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح IMP کی پروپیگنڈا ویڈیوز میں فوجی طرز کا یونیفارم نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ TTP کا زور روایتی لباس پر ہے۔ یہ گروپ خیبر پختونخوا میں TTP کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر حمایت یا افرادی قوت کے بجائے تکنیکی لحاظ سے جدید حربوں پر انحصار کرتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ متعدد مواقع پر TTP اور IMP کے درمیان حملوں میں تعاون کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ ایسے مواقع پر جہاں دونوں گروپوں نے ایک ہی حملے کی ذمہ داری قبول کی، وہاں IMP کی جانب سے بعض اوقات برادر شدت پسند گروپوں کے ساتھ تعاون کا اشارہ ملتا ہے، جبکہ TTP کی جانب سے عموماً اس معاملے میں خاموشی دیکھنے میں آئی ہے۔ مئی 2026 میں BBC اردو سے گفتگو کرتے ہوئے شدت پسند گروہوں پر تحقیق کرنے والے محقق عبدالسید نے کہا تھا کہ اتحاد المجاہدین دراصل پاکستانی طالبان کا ہی ایک دھڑا ہے جس کی قیادت حافظ گل بہادر کے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کالعدم TTP کے برعکس اتحاد المجاہدین کے اکثر حملے شمالی وزیرستان، بنوں اور خیبر اضلاع میں نظر آتے ہیں۔ ان کے بقول اس کی قیادت حافظ گل بہادر کے پاس ہے، جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے شمالی وزیرستان اور اس سے ملک ضلع بنوں میں عسکریت پسندوں کا بڑا نیٹ ورک رکھتا ہے۔ اتحاد المجاہدین میں شامل لشکر اسلام بھی خیبر ضلع کے بعض علاقوں تک محدود عسکریت پسند گروہ ہے۔ عبدالسید کا مزید کہنا تھا کہ اتحاد المجاہدین میں سب سے اہم کردار حرکت انقلاب اسلامی پاکستان کا ہے اور یہ گروہ پہلی مرتبہ مارچ 2025 کے وسط میں منظر عام پر آیا تھا۔ تاہم اس کی قیادت اور ارکان بھی اس تنظیم کی طرح نئے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ دراصل پاکستان میں القاعدہ کی جنوبی ایشیا کے لیے علاقائی شاخ القاعدہ برصغیر کا فرنٹ گروپ لگتا ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار احسان ٹیپو محسود نے مئی 2026 میں BBC کو بتایا تھا کہ بظاہر کالعدم TTP سے وابستہ گروہ جماعت الاحرار کی ہمدردی بھی اتحاد المجاہدین کے ساتھ ہے۔ گزشتہ برس اتحاد کے قیام کے بعد سے اکتوبر 2025 تک تنظیم کی جانب سے باقاعدگی سے ماہانہ حملوں کی رپورٹ شائع کی جاتی تھی۔ IMP کی جانب سے ستمبر 2025 میں جاری ہونے والی آخری رپورٹ میں 53 حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی۔ البتہ گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر حملوں کے دعوے سامنے آنا بند ہو گئے اور اس کے بعد تنظیم نے اپنی ماہانہ رپورٹس دوبارہ جاری نہیں کی۔ یہ امر ممکنہ طور پر IMP کی میڈیا صلاحیت میں کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ تنظیم کی جانب سے جاری کیا جانے والا بیشتر مواد پختو، اردو اور انگریزی میں ہوتا ہے، جس میں روزانہ حملوں کے دعوے، تربیتی ویڈیوز اور دیگر انفرادی پیغامات شامل ہیں۔ تاہم اب بھی اس تنظیم کی جانب سے مستقل اور باقاعدگی سے اشاعتی مواد جاری نہیں کیا جاتا۔ مارچ سے جون 2026 کے درمیان اتحاد المجاہدین پاکستان نے مجموعی طور پر 248 حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان میں سے 240 خیبر پختونخوا جبکہ 8 پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان میں کیے گئے۔ اتحاد المجاہدین پاکستان نے اس دوران خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا، جہاں اس نے 113 حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ ضلع خیبر میں 40 حملوں کا دعویٰ کیا۔ تنظیم کی جانب سے سرحد پار توسیع سے متعلق بیانات کے باوجود پاکستان کے اندر اس کا جغرافیائی دائرہ کار بڑی حد تک تبدیل نہیں ہوا ہے اور اس نے زیادہ تر شمالی اور جنوبی وزیرستان، بنوں اور خیبر میں کارروائیوں کے دعوے کیے۔ اس کے برعکس TTP نے رواں برس پشاور اور کوئٹہ جیسے بڑے شہروں میں بھی حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ البتہ وزیرستان، خیبر اور بنوں وہ علاقے ہیں جہاں دونوں گروہوں کی سرگرمیوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ TTP اب بھی IMP کے مقابلے میں کہیں زیادہ حملوں کے دعوے کرتی ہے۔ IMP نے اس سال مارچ تا جون سنائپر حملوں کے سب سے زیادہ دعوے کیے۔ اس عرصے کے دوران IMP کے مطابق اس نے 66 سنائپر اور 47 ڈرون حملے کیے۔ BBC مانیٹرنگ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف ڈرونز کے استعمال کے دعووں میں وقت کے ساتھ نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2025 سے اپریل 2026 کے درمیان IMP نے کم سے کم 50 ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی،
یعنی اوسطاً تقریباً 4 حملے ماہانہ۔ اس کے مقابلے میں صرف اس برس مارچ تا جون 4 ماہ میں 47 ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا گیا، جو تقریباً 12 حملے ماہانہ بنتا ہے۔ اتحاد المجاہدین پاکستان نے مئی 2026 میں بنوں میں ایک بڑے خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی، جس میں 29 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ اگرچہ جولائی میں IMP نے بنوں اور جنوبی وزیرستان میں 2 خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی، مگر مجموعی طور پر اس نے 2026 میں اب تک خودکش حملوں کا نسبتاً کم استعمال کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر نشر کیے جانے والے پیغامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتحاد المجاہدین پاکستان کے عزائم عالمگیر نوعیت کے ہیں۔ 23 جون کو IMP نے اپنی مرکزی تنظیم انقلاب اسلامی پاکستان یا IIP کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ پر ایک ویڈیو جاری کی، جس میں تنظیم کے سرحدوں سے ماوراء عزائم پیش کیے گئے، جن میں اندلس یعنی اسپین تک پہنچنے کا عزم بھی شامل تھا۔ اس پروپیگنڈا ویڈیو میں شدت پسندوں کو پختوں میں ایک نظم پڑھتے دکھایا گیا، جس کا موضوع عالمی جہادی عزائم ہیں۔ بظاہر اس ویڈیو کا مقصد غیر ملکی جنگجوؤں کو IMP اور IIP میں شمولیت کی ترغیب دینا ہے۔ حالیہ مہینوں میں القاعدہ بر صغیر کے رسالوں میں شائع ہونے والے انفارمیشن گرافکس میں پاکستان میں اتحاد المجاہدین پاکستان کے حملوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ IMP اب القاعدہ کے وسیع نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ البتہ دونوں میں سے کسی فریق نے اس تعلق کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ ان دونوں تنظیموں کی نظریاتی قربت کے اشارے ٹیلی گرام پر ابطال نامی چینل سے بھی ملتے ہیں۔ طویل عرصے سے اس چینل کے بارے میں خیال کیا جاتا رہا ہے کہ یہ IMP کا حامی چینل ہے۔ یہ ٹیلی گرام چینل اب اردو زبان میں القاعدہ بر صغیر، IMP اور انقلاب اسلامی پاکستان کا مواد ایک ساتھ نشر کرتا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کے اوپر پرواز کرنے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری ہونے والے بیان سے متعلق BBC فارسی نے یہ خبر دی ہے کہ ڈرون کو ایرانی فضائیہ کے نئے اور جدید دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈرون کو کب اور کس وقت مار گرایا گیا ہے۔ دوسری جانب خطے میں امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹکام نے تاحال پاسداران انقلاب کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید۔ انڈین پارلیمان نے وندے ماترم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ایک بل منظور کیا ہے، جس میں اس قومی گیت کو گانے کے دوران کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنے پر 3 سال قید تک کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ وندے ماترم کو ایک قومی اعزاز قرار دینے والے اس بل کو پہلے گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ایوان بالا سے منظور کیا گیا تھا، جس کے بعد جمعرات کو ایوان زیری یعنی لوک سبھا نے اس کی منظوری دی۔ اب صدر کی منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ تاہم دونوں ایوانوں میں مختصر بحث کے دوران حزب اختلاف کے کئی ارکان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ یہ بل آئین کے سیکولر کردار کی خلاف ورزی اور مذہبی آزادیوں کی پامالی کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق قومی گیت کا پورا ورژن نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دستور ساز اسمبلی نے بھی اس کے پہلے صرف 2 بند کو قبول کیا تھا۔